नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। आज है 27 अक्टूबर 2022 और आज हम करने वाले हैं दो न्यूज़ का एनालिसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीएम मस्टर्ड के बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी का पार्ट है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम पढ़ेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स के बारे में। ये आपके जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, एनवायरमेंटल इशू है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो कि काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर, इन्होंने रिकमेंड की है एक एनवायरमेंटल रिलीज जो कि ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड DMH11 की है सीड प्रोडक्शन के लिए। देखिए, ये बेसिकली काम करते हैं, ये है वो आपका ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड DMH सीड प्रोडक्शन के लिए जो एनवायरमेंटल रिलीज के लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दी है। इसके अंदर जितने भी जो फील्ड स्टडीज़ हैं वे उनके इफ़ेक्ट, किस चीज़ों पर किस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट है, क्या उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, हनी बीज पर इनके क्या इफ़ेक्ट हैं, या किसी भी अदर पॉलिनेटिंग इंसेक्ट पर इस पर्टिकुलर DMH11 सीड प्रोडक्शन का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, उसके बारे में इन्होंने रिकमेंडेशन दी है, अपना एक एनवायरमेंटल रिलीज जारी किया है। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली हाइब्रिड मस्टर्ड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए, जो ये आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल ये क्या किया जा रहा है कि जो जेनेटिक मस्टर्ड्स है, बेसिकली जो मस्टर्ड्स हैं हमारे, उन्हें हाइब्रिड बनाने की कोशिश की जा रही है और वो की जा रही है उनके जेनेटिक जो मॉडिफिकेशन है वो करके। अब आप देखिए, ये हाइब्रिड मस्टर्ड का बेसिकली मतलब क्या है। हाइब्रिड मस्टर्ड मतलब किसी भी जो मस्टर्ड्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेम स्पीसीज़ के, उनके दो दो ऐसे डिसिमिलर प्लांट्स जो अपने आप में बिल्कुल सेम सिमिलैरिटीज़ नहीं रखते हैं, कुछ अलग सेम स्पीसीज़ के अलग अलग वैरायटीज़ रखने वाले प्लांट्स जो थोड़े एक दूसरे से अलग हैं, उनको मस्टर्ड्स के ही प्लांट्स, उनको हाइब्रिडाइजेशन किया जा रहा है। मतलब उनके जो जीन्स हैं उनको मिलाकर एक बेहतर प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। अब ये इसलिए की जा रही है क्योंकि ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जब ये बनाए जाते हैं तो इनकी जो पहली जनरेशन होती है उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, मतलब आप ऐसे मान लीजिए, अगर आप किसी दो मस्टर्ड वैरायटीज़ के जीन्स को मिलाते हैं और उससे एक नया मस्टर्ड सीड तैयार करते हैं, तो जब उस सीड को बोया जाता है उसकी जो पहली ऑफ स्प्रिंग रहती है, मतलब पहली फसल जो रहती है, वो बहुत ज़्यादा बेहतर उपज देती है उनके मुकाबले जो बिना किसी जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बोई जाती हैं। मतलब अगर आप उन दोनों सीड्स को बोते हैं जिनके जेनेटिक्स आपने लिए हैं एक तीसरी सीड बनाने के लिए, और जो तीसरा सीड बोया गया है वो इन दोनों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर उपज देता है। इसके अंदर ये रिसर्च की गई है, इस एनवायरमेंटल रिलीज के अंदर ये जारी किया गया है, बताया गया है। अब देखिए, जो हाइब्रिडाइजेशन है मस्टर्ड्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि इनके अंदर फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों मौजूद रहते हैं। इनके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन्हें कहा जाता है पिस्टिल, और जो इनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं इन्हें कहा जाता है स्टेमन। तो मस्टर्ड्स के अंदर क्योंकि ये दोनों मौजूद रहते हैं और ये जो प्लांट है ये एक सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट है, इसी वजह से इसके अंदर ये हाइब्रिडाइजेशन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इस पर ही इस बार ये जो एनवायरमेंटल रिलीज़ है इसके बारे में बताया गया है, कैसे मॉडिफिकेशन किया है, किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। और देखिए, इनके जो एग हैं ये किसी एक प्लांट के, मतलब किसी भी फर्टिलाइज़र के एक प्लांट से इनके एग को फर्टिलाइज मतलब नहीं किया जा सकता। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी भी दूसरे प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका इस्तेमाल करके अगर आप किसी पर्टिकुलर एक मस्टर्ड सीड के पोलन ग्राउंड्स को या उसके एग को फर्टिलाइज करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा नहीं किया जा सकता। बहुत ज़्यादा लिमिटेड इसकी स्कोप है इस तरीके से इन हाइब्रिड्स को डेवलप करने के लिए। इसके अलावा जैसे कॉटन हो गया, मेज़ हो गया या टोमेटो हो गया, इनके अंदर ऐसा नहीं है। इनके अंदर आप डायरेक्टली इनके जो जेनेटिक्स हैं उनको निकाल
डालकर किसी और पर्टिकुलर सेम स्पीसीज़ के अंदर, अलग वैरायटी के अंदर डालते हैं तो आपको रिजल्ट्स ज़्यादा आसानी से दिख जाते हैं। और ये मस्टर्ड्स के मुकाबले इनके अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना या इनको हाइब्रिडाइज करना ज़्यादा आसान है। आप इन्हें डायरेक्ट सिंपल इमेस्कुलेशन से कर सकते हैं, मतलब आप इसको समझे तो फिजिकल रिमूवल कर सकते हैं इनके एंथर्स का फिजिकल रिमूवल से निकाल के दूसरे के अंदर डाल सकते हैं और आप इसका एक हाइब्रिडाइजेशन बना सकते हैं, इसको हाइब्रिडाइज कर सकते हैं। अब जब मस्टर्ड्स का हाइब्रिडाइजेशन इतना ही मुश्किल है तो अब इसको हम अचीव कैसे करेंगे? देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड क्रॉप्स प्लांट जो साइंटिस्ट हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनका कहना है कि हम ऐसा कर सकते हैं सिर्फ जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू। अब इन्होंने डेवलप किया है एक हाइब्रिड मस्टर्ड जो कि DMH11 इसके नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर 2 एलियन जीन्स डाले गए हैं जो आइसोलेटेड है, जो कि सोइल के साथ, मतलब सोइल से अलग रहते हैं और उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बावजूद भी ये आइसोलेटेड ही रहते हैं, डायरेक्ट उसके साथ रिएक्शन नहीं करते, जिन्हें कहा जाता है बेसाइलिस एमिलोक्यूफेशियंस। अब देखिए, ये जो आपका CGMCP है, CGMCP मतलब ये आपका सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, इन्होंने डेवलप किया है एक बार्नेस बास्टर GM टेक्नोलॉजी। बार्नेस बास्टर GM मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ताकि ये मस्टर्ड का एक रोबस्ट और वायबल, मतलब टिकाऊ और मजबूत। रोबस्ट का मतलब ये है कि वो थोड़े से भी क्लाइमेट चेंज की वजह से बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, और अगर क्लाइमेट के अंदर कुछ भी डिस्टर्बेंस आते हैं तो उन्हें झेल सके, ताकि बेहतर एक फसल प्रोवाइड करवा सके। और वायबल मतलब मजबूत रहे, उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो भी कम ना हो। इस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन सिस्टम इन्होंने तैयार किया है मस्टर्ड का। अब ये जो सिस्टम है जो डेवलप किया गया है, ये किया गया है भारत की पॉपुलर मस्टर्ड वैरायटी वरुणा, जिसे आप बार्नेस लाइन भी कहते हैं, और दूसरा जो ईस्टर्न यूरोप है, इसकी अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट जिसे आप बास्टर कहते हैं, इनको क्रॉस कर कर बाय DMH11। अब देखिए, इसी जो आपके ये वरुणा और हीरा 2 है, इन्हीं को मिलाकर इनके जो साइंटिफिक नेम है जो कि बार्नेस और बास्टर है, ये इसे कहा गया है बार्नेस बास्टर जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। इन्हें बनाकर ऐसा मस्टर्ड तैयार किया गया है हाइब्रिड, जो बेहतर यील्ड तैयार कर सके, बेहतर उपज दे सके, क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो और टिकाऊ रहे, जिसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा रहे। अब इसके अंदर जो हमारी कमेटी है, GEAC की जो कमेटी है, इनका क्या कहना है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? देखिए, ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है किसी भी प्रकार के अप्रेजल के लिए उस प्रपोजल को जो रिलीज़ किया जाएगा जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म से संबंधित या उन प्रोडक्ट से संबंधित जो एनवायरनमेंट के लिए हजार्डस हैं, मतलब खतरनाक साबित हो सकते हैं। अब क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितने भी डिसीजंस हैं, चाहे वो इकोनॉमिक डिसीजन हो या कुछ भी हो, सब कुछ क्लाइमेट चेंज से संबंधित, उससे रिलेट होकर ही किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी कंसर्न यही है कि कोई भी जो हम एक नया सीड तैयार कर रहे हैं उसकी वजह से इस तरह के इफेक्ट ना आए कि वो एंटी क्लाइमेट चेंज चला जाए, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उन सब चीज़ों को ही ख़राब कर दे। अब इसके अंदर इन्होंने कहा है कि इन्होंने बेसिकली ग्रीन सिग्नल दिया है कि जो किसान हैं वो इसकी कॉमर्शियल कल्टीवेशन कर सकते हैं, ये क्लाइमेट के लिए बेहतर है, आप इससे बेहतर यील्ड ले सकते हैं। अब इसकी जो प्रोडक्शन है इन सीड मटेरियल्स की, ये पहला स्टेप है ये कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। इसके ये जो हाइब्रिड्स तैयार किए गए हैं, ये ज़्यादा बेहतर यील्ड देते हैं DMH11 के मुताबिक। ये जो बार्नेस बास्टर सिस्टम है, ये एनेबल करता है जो हमारी ब्रीडिंग है हाइब्रिड्स की, उनके वाइडर रेंज ऑफ मस्टर्ड्स के अंदर। अब देखिए, इसके अंदर जो इसकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, इसको सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखा गया है, मतलब जो भारत के अंदर मस्टर्ड्स होते हैं सिर्फ उनके अंदर ही इसको मिक्स नहीं किया गया है। जैसे हम बात कर रहे थे कि एक ईस्टर्न यूरोप मस्टर्ड सीड है जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया, हीरा 2, इसके साथ इसको मिक्स किया गया है। तो इसी तरीके से जितने भी मस्टर्ड वैरायटी हैं उन सभी के जेनेटिक मॉडिफिकेशंस को, उन सभी के जीन्स को निकालकर एक हाइब्रिडाइजेशन सीड बनाया गया है, जिसका नाम बार्नेस बास्टर GM टेक्नोलॉजी के थ्रू रखा गया है। और इसे ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि जो फार्मर्स हैं वो इसे कॉमर्शियल कल्टिवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। देखिए, तमिलनाडु ने एक अपना मिशन चलाया है ताकि वो अपने क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स को बचा सकें।
फिलहाल सेंटर का एक मिशन चल रहा है जिसका नाम है नेशनल कंजर्वेशन प्लान फॉर वल्चर्स 2020 और 25। इसी के बिहाफ पर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक स्टेट लेवल कमेटी का सेटअप किया है, जिसके अंदर ये एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा ताकि जो वल्चर्स है उनका इफेक्टिव रूप से कंजर्वेशन किया जा सके और उनको बचाया जा सके। देखिए, वल्चर्स जो है हमारे क्लाइमेट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वल्चर्स, जिन्हें हम हिंदी भाषा में गिद्ध कहते हैं, गिद्ध हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस लिए हैं, क्योंकि एक तो गिद्ध जो है वो मरे हुए को भी खाता है, जिंदा को भी खाता है। तो ये बेसिकली इसे कहा जाता है कि ये सारी चीज़ों का एनवायरमेंटल का स्केवेंजर है। ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में एक बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए, जो वल्चर की फैसिलिटीज़ हैं, कुछ समय पहले एक ड्रग आई थी जिसका नाम था डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक जो ड्रग है ये बेसिकली एक्ने, पेन, ताकि या फिर कोई जॉइंट्स की आपकी प्रॉब्लम्स है, मसल्स या बोन्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम से संबंधित जब कोई किसी को समस्या होती थी तो उसे एक मेडिसिन दी जाती थी, एक ड्रग जिसका नाम था डिक्लोफेनेक। अब ये जब आपको ये मेडिसिन दी जाती थी, ये आपकी बॉडी के अंदर डिसॉल्व होती थी और एनवायरनमेंट के अंदर भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ रहा था। इसकी वजह से जो हमारे वल्चर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मरने लगे थे। गिद्ध इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा इससे मरने लगे थे, जिसका एक बहुत बड़ा कारण अब ये रहा है कि इसको बंद कर दिया गया है। अब देखिए, वल्चर्स जो हैं, गिद्ध जो हैं, ये हड्डियाँ भी खाते हैं, चाहे वो सड़ी गली ही क्यों ना हो, कंटेमिनेटेड ही क्यों ना हो, बिल्कुल ख़राब ही क्यों ना हो। कोई भी जानवर अगर मर गया है तो उसे गिद्ध खा जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है एक स्कैवेंजर, सफाई करने वाला पृथ्वी की। और अगर मान लीजिए ये किसी ऐसे जानवर को या किसी भी कोई ऐसा इंसान जो ऐसी जगह पर है, ऐसी कंटेमिनेटेड बॉडी है जो ऐसे ही पड़ी हुई है या पानी में बह गई है, अक्सर आपने ऐसे देखा होगा समुद्र में या किसी ऐसी जगह पर, तो जब ये गिद्ध उन्हें खाते हैं और अगर इंसान के अंदर ये मेडिसिन डिक्लोफेनेक है तो इससे गिद्ध डायरेक्ट प्रभावित होते हैं और अक्सर उनकी मौत इसी वजह से हो जाती है। अगर हम बात करते हैं कि भारत में कितने या किन प्रजातियों के, कितनी प्रजातियों के गिद्ध पाए जाते हैं, तो भारत के अंदर 9 स्पेसीज ऐसी हैं जो भारत की स्पेसिफिक हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं, जिनमें से 4 ऐसी हैं जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड लिस्ट में आ चुकी हैं IUCN की। IUCN एक इंटरनेशनल यूनियन है कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अंदर जितनी भी हमारी स्पीसीज़ हैं उनके बारे में बताया गया है, कौन सी क्रिटिकली डेंजर्ड है, किन पर हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उनको बचाने के लिए। अब इसके अंदर हमारी जो 9 स्पीसीज़ हैं वल्चर्स की जो भारत के अंदर पाई जाती हैं, 4 ऐसी हैं जो बिल्कुल विलुप्त होने की स्थिति में हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इन 9 के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके ओरिएंटल वाइट ब्लैक्ड वल्चर के बारे में, जिसे जिप्स बेंगालिनिस भी कहा जाता है। ये भी आपके क्रिटिकल एंडेंजर्ड स्टेटस में है, मतलब ख़त्म होने की कगार पर हैं। ये इनकी पिक्चर है। दूसरा हम पढ़ेंगे स्लेंडर बिल्ड वल्चर। ये गिद्ध हैं जिसे जिप्स टेनेस्ट्रिस कहा जाता है। ये भी ख़त्म होने की कगार पर हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तीसरे हैं लॉन्ग बाइल्ड वल्चर। इनके जो पंख हैं वे काफ़ी लंबे रहते हैं, इसे कहा जाता है जिप्स इंडिकस। ये भी ख़त्म होने की कगार पर हैं। और चौथे हैं इजिप्शियन वल्चर, जिन्हें नेफ्रॉन परस्पेंटरस कहा जाता है। देखिए, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ कीजिएगा, ये थोड़े शब्द ऐसे हैं कि इनकी प्रोनाउंसिएशन बिगड़ जाती है। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं। इसके बाद आपके आते हैं रेड हेडेड वल्चर्स, जिनके जो सर हैं वो लाल रंग के होते हैं। ये रहते हैं सेर्कोजिप्स काल्वस इन्हें कहा जाता है। ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, बिल्कुल खतरे की स्थिति में है, विलुप्त होने की स्थिति में है। इसके बाद आपके आते हैं इंडियन जिरिफोन वल्चर, जिन्हें जिप्स फल्वस कहा जाता है। लीस्ट कंसर्न है, ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, इनके बारे में कोई ऐसी समस्या नहीं है कि ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। ये काफ़ी मात्रा में भारत में पाए जाते हैं। फिर है आपके हिमालयन ग्रिफॉन्स, जिसे जिप्स हिमालयंसिस कहा जाता है। ये नियर थ्रेटेंड है, मतलब लगभग ख़त्म होने की कगार पर हैं, लेकिन क्रिटिकली डेंजर्ड का जो है वो ज़्यादा खतरे की स्थिति भी है। मतलब उन्हें आप ऐसे मानिए कि अगर 100 टोटल गिद्ध हैं तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में मात्र 2 ही बचे हैं, वो इतने ख़त्म होने वाले हैं। नियर थ्रेटेंड में आप कह सकते हैं कि ये 6 हैं, 7 हैं या 10 हैं। 8वें नंबर पर हमारे हैं आपके सेनेरस वल्चर, जिन्हें आप एजीपियस मोनाकस कहते हैं, जो नियर थ्रेटेंड है। उसके बाद है आपके बियर्डेड वल्चर, जिन्हें आप लैम्बरगियर भी कहते हैं, जिनका साइंटिफिक नेम है
जिपेटस बार्बटस, ये भी नियर थ्रेटन्ड की स्थिति में है। देखिए ये आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि कौन से वल्चर ऐसे हैं जो क्रिटिकल एंडेंजर्ड की स्थिति में। इन 9 में से कोई भी आपको दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कौन सा लीस्ट कंसर्न्ड है, कौन सा मोस्ट थ्रेटेंड है, या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, कौन नियर थ्रेटेंड है, या फिर आपसे इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि भारत के ऐसे 4 कौन से गिद्ध हैं जो कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड की स्थिति में IUCN ने रख दिए हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप समय रहते अपने करंट अफेयर का सेक्शन कंप्लीट कर सके। धन्यवाद।